अब हमें करना है किसका, गंधक का शोधन। ठीक है, गंधक के शोधन बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए एक पात्र, यानी कि एक हांडी चाहिए, उसके अंदर हम डाल देना है दूध। ठीक है, फिर उसको कवर कर देना है हमने एक पतले वस्त्र से। अब बांध दिया। दूसरा हमने दूसरी साइड पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लेनी है लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर घी डालना है और घी के ऊपर फिर गंधक डालना है, उसको पिघला देना है। अब पिघले हुए गंधक को उस कपड़े के ऊपर से छान देना है। ठीक है, दूध भरी हंडी में, यानी कि उसको गिरा देना, वो ऐसे छन छन के उस दूध में गिरेगा। मतलब इमेजिन करो आप क्या क्या हो रहा है। अब इस दूध, अभी जो हमारे पास हंडी आ गई उसमें दूध है और पिघला हुआ गंधक है, तो उसको हम अग्नि पर रख देंगे। उसको एक घड़ी कितना होता है, एक घड़ी होता है 3 घंटे, 3 घंटे के लिए उसको हमने क्या करना है, पकाना है। फिर जब इसका ये स्वेदन हो जाएगा, फिर जो गंधक है उसको हम उससे निकाल लेंगे, हंडी में से निकाल लेंगे। फिर अच्छे साफ जल से उसको धो के सुखा के शुद्ध गंधक हम ले लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इस तरह हम ये जो गंधक जो है वो शुद्ध किया होता है ना, ये गंधक पाषाण आदि ना पिघलने वाले पदार्थों से कपड़े पर छनकर मुक्त हो जाता है। अब कपड़े पर छन के वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है, उसमें कोई भी पत्थर पुत्थर नहीं रहते। ठीक है, और घृत में तुष के आकार के नुकीले दाने के रूप में। अब एक और बात है कि कोई उसमें अगर विष होगा ना, पॉइजनस मटेरियल द्रव्य, तो वो क्या होगा कि वो घी में प्रेजेंट होगा, तो वो घी में तुष के आकार के नुकीले दाने के रूप में। अब घी बेचारे को क्या पता, तुष होता है जैसे कोई तिनका होता है ना, उसकी शेप में वैसे नुकीले दाने की तरह घी में पड़ा होगा, और जब छन के उसमें से जो दूध पे गिरेगा ना हमारा पिघला हुआ गंधक, तो वो भी घी के सहारा लेके उसके अंदर चला जाएगा। बट जब वो दूध में गिरेगा तो वो ऊपर जो है, ऊपर तैरता हुआ पिंड होता है ना, एक सर्कल जैसा पिंड के रूप में ऊपर तैरता हुआ आ जाएगा। इससे हमारा जो गंधक है वो शुद्ध हो जाएगा। अब इस शोधन के 3 फायदे हैं। पहला तो कि जो ना पिघलने वाले कंकड़ हैं, पत्थर है, बालू हैं, वो सब कपड़े से छनकर अलग हो जाएंगे। दूसरा है यह आएगा कि घृत में जो विलेय पदार्थ है, मतलब घी के अंदर घुलने वाले जो पदार्थ हैं वो उसमें घुल के रह जाएंगे। और तीसरा है कि अब कुछ ऐसे होंगे जो ना जल में आएंगे, ना ताप से, ना स्नेह के वश में आएंगे। ठीक है, ना उसको घी से कोई मतलब है ना ताप से, उन दोनों से बच जाएगा। पर दूध से कैसे बचेगा? फिर दूध का जो वाटरी पार्ट है, मतलब जो उसने ऑयल सॉल्यूबल नहीं है, मतलब वो वाटर सॉल्यूबल है, तो फिर जो दूध का जो जलीय अंश है ना, उसमें वो विलीन होकर गंधक से अलग हो जाता है। और इस विधि के लिए हमें कम से कम 1/4 घृत जो है वो अवश्य लेना है, चतुर्थांश घृत जो है वो अवश्य लें। डोज इंपॉर्टेंट होती है बहुत। डोज कितनी आएगी गंधक की, 1 से 8 रत्ती। फिर इसका रस आ जाएगा कटुतिक्त कषाय, सबसे पहला सबसे इजी, गंधक सबसे पहला सबसे इजी है इसकी कटुतिक्त कषाय। गुण इसका सर है, वीर्य में उष्ण, गरम गरम होता है ना, ये गरम करते हैं हम, बट इसका विभाग जो है मधुर है। एट दी एंड पीला पीला तो मधुर ही होता है। फिर इसकी कुछ भी आप लिख दो अपने मन से, दीपन, पाचन, विषग्न, जंतुग्न, कृमिग्न, अग्निकारक। फिर ये क्या है, शोषक, रस शोषक, पारद का वेदन करने वाला, मूर्छना प्रद, पारद को जीतने वाला। अब जो मूर्छना प्रद पारद, जिस पारद को बेहोश हो गया ना, उसको ये जीत लेता है, क्योंकि पारद के साथ ज़्यादातर गंधक वाली फॉर्मुलेशंस बनती हैं। ठीक है, फिर पारद का बल वीर्य वर्धक, दीर्घ आयुष, बल को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, दृष्टि के लिए अच्छा है। फिर जंतु, कंडू, विसर्प उससे बढ़ाता है। गौरी पुष्प भव, यानी कि गौरी के रज से होता है उत्पन्न, ये पित्त को बढ़ाता है क्योंकि ये उष्ण है। ठीक है, कफ और वात को हरता है। फिर व्याधि में कंडू, कुष्ठ, पामा, दद्रु, विसर्प, त्वक दोष, आमदोष, विषदोष, भूतदोष, कृमिदोष, प्लीहा रोग, जरा, नेत्र रोग, मृत्यु का, साम, अजीर्ण, मंद, अग्नि, जल, क्षय, ऊर्ध्व चतुर्ग, संपूर्ण रोगों का ये नाश करता है। ठीक है, ऐसा बोला गया कि कहा गया है कि गंधक से बढ़कर कोई दूसरा द्रव्य रस उपरस में नहीं है, उपरस में ये बेस्ट है। शुद्ध गंधक जो है वो अशुद्ध पारद के खाने से उत्पन्न विकारों तथा अशुद्ध नाग सेवन से होने वाले सिरोदाह आंत्रशूल को भी नष्ट कर देता है। अगर आपने अशुद्ध पारद खा लिया तो भाई शुद्ध गंधक खा लो, ठीक हो जाओगे। अशुद्ध नाग सेवन कर लिया है, उससे आपको सिरों में दाह हो रही है, आंत्र में शूल हो रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। फिर अगर आपने गंधक जो है वो, अशुद्ध गंधक जो है वो, उसका सेवन कर लिया तो वो ठीक कैसे होगा? आप गो घृत या गो दुग्ध ले लो, बस और कुछ नहीं। गो दुग्ध, गाय का दूध या गाय का घी। अब पथ्य इसमें आएंगे पशु पक्षी का मांस और बस छाग का मांस। और इसमें अपथ्य में आ जाएगा हमारा लवण, क्योंकि उष्ण है ना ऑलरेडी ये, तो लवण, अम्ल, शाक, विदाही और ज़्यादा सवारी करना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, अब गंधक रसायन कैसे बनता है? ठीक है, अब आएगा गंधक रसायन। गंधक का रसायन कैसे बनता है? सबसे पहले लेना है शुद्ध गंधक। शुद्ध गंधक में क्या डालना है? जो गाय का दूध। ठीक है, अब गंध से आपको रसायन, भाई अमृत जैसी चीज़ बनानी है तो कुछ अमृत जैसा डालना पड़ेगा ना, तो हम क्या डालेंगे इसमें? हम डालेंगे इसमें ये
क्या बोलते हैं इसको, गाय के दूध की हम 3 भावना देंगे। फिर इसमें डालने हैं हमने चतुर्जातक यानी कि त्वक, इला, पत्र और दालचीनी। फिर इसमें और कुछ रसायन वाली चीज़ें डाल दो, जैसे गुडुची का स्वरस डाल दो, सौंठ डाल दो, भृंगराज का स्वरस, अदरक का स्वरस, हरित की, विभीत की, आम्ल की। अब इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इनकी हर एक की 8 भावना देनी है, फिर उसको सुखा लेना है। अब ये जो भाविक गंधक है और जितना उसके इक्वल उसमें शर्करा डालनी है और उसको बस रख लेना है। इसको हम कहते हैं गंधक का रसायन। फिर गंधक रसायन के गुण क्या आ जाएंगे कि ये धातु अगर क्षय है तो उसको ठीक करता है, प्रमेय है, मंदग्नि है, शूल है, उदर रोग है, कुष्ठ रोग है, ठीक है, इन सबको ठीक करता है। ये बल देता है, वृश्य बनाता है, ब्रीहन करता है, अग्नि बढ़ाता है,